नमस्कार बच्चों। आज हम एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक रिमझिम के पाठ 1 राग की रस्सी का अध्ययन करेंगे। राग की रस्सी पाठ एक लोक कथा है। अब आप सोचेंगे, भला लोक कथा हम किसे कहते हैं? लोक कथाएं अर्थात लोक में प्रचलित कथा या कहानियां। हम ये कह सकते हैं कि जो कहानियां सैकड़ों वर्षों से चली आ रही हैं उन्हें लोक कथा कहते हैं। ये कहानियां आज हमें किताबों में पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन पुराने समय से लेकर आज तक ये लोगों की स्मृति में ही जीवित रही हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से सुनाई जाती रही हैं। दुनिया के हर समाज में लोक कथाएं सुनी सुनाई जाती हैं। इनमें से कुछ कहानियां मिलती जुलती होती हैं, लेकिन हर जगह की लोक कथा अपना कुछ अलग रूप भी लिए रहती है। राग की रस्सी शीर्षक कहानी तिब्बत की लोक कथा है, जो हमें वहाँ के समाज की एक झलक देती है। हम यदि अपने आसपास के इलाकों की लोक कथाएं पढ़ें या किसी बड़े बूढ़े से सुने, तो उस कहानी में भी समाज, संस्कृति और इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें जान सकेंगे। तो आइए तिब्बत की लोक कथा को पढ़ते हैं। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? अब यहाँ बात हो रही है तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गाम्पो के मंत्री की, और उस मंत्री का नाम क्या था? लोनपोगार। और लोनपोगार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। वो चालाक तो थे ही, साथ में हाजिर जवाब भी थे। अब ये हाजिर जवाबी क्या है? हाजिर जवाब जो है ये एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है जवाब देने में माहिर। यानी उनसे जब भी कुछ पूछा जाए उसका जवाब वे उसी क्षण दे दिया करते थे, और जिसके लिए वो दूर दूर तक मशहूर थे। और उनके सामने कोई भी टिकता नहीं था, यानी कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता था उनकी हाजिर जवाबी के आगे और उनकी चालाकी के आगे। उनकी जिंदगी बड़े ही चैन से चल रही थी, लेकिन आजकल वो थोड़े चिंतित रहने लगे थे, परेशान रहने लगे थे, क्योंकि उनका बेटा जो है वो बड़ा हो गया था। और वो इसलिए परेशान थे क्योंकि उनका जो बेटा था वो बहुत सीधा साधा था, भोला भाला था, उसमें बिल्कुल भी सूझबूझ नहीं थी, समझदारी नहीं थी। वो अपनी समझदारी से कोई भी काम नहीं कर सकता था। जैसे उसके पिता बहुत चालाक थे, हाजिर जवाब थे, अपने पिता का एक भी गुण जो है उनके बेटे में नहीं था। इसलिए लोनपोगार सोचा करते थे कि जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बेटे का काम कैसे चलेगा, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है कि जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो लोनपोगार को यही चिंता खाई जा रही थी कि उनके मरने के पश्चात उनका बेटा कैसे जिएगा और उसका काम कैसे चलेगा। तो उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं अपने पुत्र की एक परीक्षा ले लूं। अगर वो उस परीक्षा में सफल हो गया तो इसका मतलब कि मेरा जो बेटा है वो अपना जीवन यापन आसानी से कर लेगा, और अगर वो उस परीक्षा में फेल हो गया तो फिर मुझे ऐसा कोई उपाय करना पड़ेगा जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। अब लोनपोगार ने क्या किया, परीक्षा लेने के लिए उन्होंने अपने बेटे को 100 भेड़ें दी और 100 भेड़ें देते हुए कहा कि तुम्हें इन्हें शहर लेकर जाना है, और शहर लेकर इन भेड़ों का प्रयोग करके तुम्हें इतने पैसे कमाने हैं कि तुम 100 जौ के बोरे खरीद सको, और तुम ना तो इन भेड़ों को मारोगे और ना ही इन्हें बाजार में
बेचोगे, यानी इन भेड़ों का प्रयोग करके तुम्हें सिर्फ पैसे कमाने हैं और जौ के बोरे खरीदने हैं। और उन्होंने अपने बेटे को 100 भेड़ों के साथ शहर की तरफ रवाना कर दिया, यानी भेज दिया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। अब लोनपोगार का बेटा तो शहर पहुंच गया, मगर उसके पास तो पैसे ही नहीं थे कि वो जौ के बोरे कहाँ से खरीदे। और वो बहुत परेशान था। उसके अंदर समझदारी नहीं थी, सूझबूझ नहीं थी, चालाकी नहीं थी। तो वो सोच विचार में ही लगा रहा, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं 100 जौ के बोरे कैसे खरीदूं। और वो बहुत परेशान सा सड़क के किनारे बैठा था। तो तभी वहां से एक लड़की जा रही थी। उसने देखा कि ये एक लड़का दुखी क्यों बैठा है। तो उसे लगा कि क्यों ना मैं इससे पूछ लूं कि ये दुखी क्यों है, और अगर मैं इसके दुख को दूर कर सकूं तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात होगी। तो उस लड़की ने उस लड़के से पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? अब लोनपोगार के बेटे ने क्या किया कि उसे अपना सारा हाल कह सुनाया, यानी जो जो उसके पिता ने उसे कहा था वो सारी बातें उसने उस लड़की को बता दी। तो लड़की ने कहा, इसमें इतने परेशान होने वाली क्या बात है, इतने दुखी होने वाली क्या बात है? कहती ये तो बहुत आसान है, 100 जौ के बोरे खरीदना कौन सा मुश्किल काम है। वो कहती है मैं अभी इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। अब लड़की जो थी वो बहुत समझदार थी। उसने क्या किया, उसने उन भेड़ों के बाल उतारे और बालों को बाजार में बेच दिया। और भेड़ के बाल बेचने पर जो उसे रुपए मिले उससे उसने 100 जौ के बोरे खरीदे और लोनपोगार के बेटे को दे दिया और कहा कि अब इन्हें अपने पिताजी को जाकर दे दो। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आप बीती यानी शहर में जो भी उसके ऊपर बीता या जो भी उसके साथ घटित हुआ। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। अब क्या हुआ, लोनपोगार के बेटे को लगा कि पिताजी तो 100 बोरे देखकर, जौ के बोरे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने ना तो उसकी कहानी सुनी और ना ही उस पर ध्यान दिया, बल्कि वो गुस्से में कमरे से बाहर निकल गए। और दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को फिर कहा कि आज तुम इन्हीं 100 भेड़ों को लेकर वापस शहर जाओगे और दोबारा 100 जौ के बोरे खरीद कर लाओगे, क्योंकि उनके पिता को कहीं ना कहीं ये शक हो चुका था कि मेरा बेटा इतना समझदार कैसे हो गया कि वो एक ही दिन में 100 जौ के बोरे खरीद लाया। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं इसे दोबारा भेड़ों के साथ भेजूंगा और अब मैं देखूंगा कि क्या ये दूसरी बार भी 100 जौ के बोरे खरीद पाएगा। तो उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को फिर शहर भेज दिया। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिताजी मुझे घर में ही नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। अब क्या हुआ, लोनपोगार का बेटा निराश होकर वापस वहीं शहर में वहीं जाकर बैठ गया, और पता नहीं क्यों उसे आज यकीन था कि वो लड़की फिर उसकी मदद के लिए आएगी। और उसकी जो ये इंट्यूशन थी, उसका जो ये यकीन था, वो बिल्कुल सही था, क्योंकि वो लड़की आ गई और फिर उसने उसे अपनी मुश्किल कह सुनाई कि आज तो मेरे पिताजी मुझे घर में ही घुसने नहीं देंगे अगर मैंने 100 जौ के बोरे मैं खरीद कर नहीं ले गया। तो लड़की ने बोला, कोई परेशानी नहीं है, अभी भी एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट दिए और उन्हें बेचकर, सींग को बेचकर जो पैसे मिले उससे उसने 100 जौ के बोरे खरीदे और लोनपोगार के बेटे को सौंपकर बोली कि जाओ इसे अपने पिताजी को दे दो। भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा बहुत खुश था।
उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अब क्या हुआ कि भेड़े और जौ के बोरे उसने अपने पिता को सौंप दिए, यानी उनके हवाले कर दिए, और वो बहुत ही खुश था क्योंकि वो दूसरी बार विजयी होकर आया था। और फिर उसने अपने पिता को सारी कहानी बता दी, जो जो शहर में उसके साथ हुआ, लड़की ने उसकी जिस प्रकार भी मदद की, उसने सब कुछ अपने पिताजी को बता दिया। तो लोनपोगार उससे बोले कि ऐसा करो, तुम उस लड़की के पास दोबारा जाओ और उसे ये बोलो कि वो मुझे 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे, यानी 9 हाथ लंबी राख की रस्सी। उनके बेटे ने क्या किया, वो लड़की के पास गए और जाकर अपने पिता का संदेश बता दिया कि मेरे पिताजी चाहते हैं कि तुम 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दो। लड़की ने कहा ठीक है, क्योंकि लड़की तो बहुत समझदार थी। उसने कहा ठीक है, मैं 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना तो दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तो उसने कहा कि अच्छा बताओ क्या शर्त है। उसने कहा, मैं जो राख की रस्सी बनाऊंगी वो तुम्हारे पिताजी को गले में पहननी होगी। लोनपोगार के बेटे ने आकर अपने पिताजी को बता दिया कि उस लड़की ने ये शर्त रखी है कि वो 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाएगी, मगर उसे आपको अपने गले में पहनना होगा। लोनपोगार तो बहुत चालाक थे, उन्होंने सोचा कि ऐसी रस्सी तो बन ही नहीं सकती, तो उन्होंने उस लड़की की शर्त को स्वीकार कर लिया। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। अब क्या हुआ कि वो लड़की तो बहुत चालाक थी, समझदार थी। उसने क्या किया, उसने 9 हाथ लंबी एक रस्सी ली और उसे पत्थर के सिल पर रखा, यानी पत्थर के टुकड़े पर रखा और उसे जला दिया। जब उसने उस रस्सी को जलाया तो जलने के बाद जो राख बची वो रस्सी के आकार की बच गई। और उसने क्या किया कि उसने वो सिल समेत उस जली हुई राख की रस्सी को वो लेकर लोनपोगार के पास पहुंची और उन्हें कहा कि ये लीजिए, मैंने राख की रस्सी बना दी है, आप इसको अपने गले में पहनिए। अब लोनपोगार को पता था कि अगर उस राख की रस्सी को वो हाथ लगाएंगे तो वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी, तो जब उसे छूना ही मुश्किल था तो गले में पहनना तो और भी मुश्किल था। तो लड़की की समझदारी के आगे उनकी जो अपनी चालाकी थी वो क्या हो गई, धरी की धरी रह गई। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि ये लड़की बहुत चालाक है, समझदार है, सूझबूझ वाली है। तो उनकी जो खुद की चालाकी थी वो उस लड़की के आगे धरी की धरी रह गई और उन्होंने उस लड़की के आगे हार मान ली। और बिना वक्त गवाए, बिना समय बर्बाद किए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव उस लड़की के आगे रखा और उस लड़की ने भी शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। और जो मंत्री थे लोनपोगार वो भी निश्चित हो गए, क्योंकि पति पत्नी में से अगर कोई भी एक व्यक्ति समझदार हो तो उसकी ज़िंदगी जो है बहुत आसानी से कट सकती है। तो वो इसलिए निश्चिंत हो गए कि अगर मेरी मृत्यु भी हो जाती है तो मेरे बाद ये समझदार लड़की मेरे बेटे के साथ रहेगी और समझदारी से उसका साथ देगी। तो बच्चों, आज हमने तिब्बत की लोक कथा पढ़ी जिसका शीर्षक था राख की रस्सी। धन्यवाद।